नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। शिवसेना के मुखपत्र सामना में की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, बताया कि राष्ट्र स्तर पर मोदी का कोई विकल्प नहीं। राहुल को 2019 में जनता ने नकारा। केरल में भारतीय इतिहास कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इतिहासकार इरफान हबीब पर भाषण रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। नागरिकता कानून पर देश में मचे घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बड़ा बयान। कहा, जो भारत माता की जय बोलेगा वही भारत में रहेगा। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। साथ में कांग्रेस से 2 और आरजेडी से 1 मंत्री ने भी शपथ ली। राहुल, ममता, तेजस्वी समेत मौजूद रहे कई मेहमान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि ना तो वो और ना ही समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता एनपीआर फॉर्म भरेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता बचाए रखने के लिए बीजेपी लोगों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं तय कर सकती कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो पहला मैं हूंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा। अगर आप साथ दोगे कि नहीं दोगे, सवाल ये है। हम नहीं भरते एनपीआर, क्या करेंगे आप बताओ? भरोगे आप? और नहीं भरोगे तो हम और आप सब निकाल दी जाओगे। हम तो नहीं भरेंगे, बताओ भरोगे आप? इसलिए जितने भी भारत के लोग हैं, पहले भारत बचाओ और इन लोगों से बचाओ जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन ने राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हेमंत सोरेन के अलावा 3 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होने के लिए रांची पहुंचे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के लिए सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कमलनाथ, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को भी न्योता दिया गया था, लेकिन ये लोग शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। तो बतौर सीएम, राज्य के 11वें सीएम के रूप में हेमंत सोरेन ने अब से थोड़ी देर पहले शपथ ली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब शपथ ले रहे थे हेमंत सोरेन, और मंच पर मौजूद थे कई बड़े नेता जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। राहुल गांधी के अलावा ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। हालांकि सबके बीच सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कमलनाथ, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को भी न्योता दिया गया था, लेकिन ये लोग नहीं पहुंचे। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से बदसलूकी के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में यूपी भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में पार्टी का झंडा लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में यूपी भवन के सामने जुटे और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। इसके बाद जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को पकड़कर एक बस में बिठा दिया। इस दौरान कुछ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम योगी के लिए चूड़ियां और सिंदूर लेकर भी पहुंची थी। यूथ कांग्रेस के ये तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए और पुलिस जितने भी प्रदर्शनकारी हैं इनको हिरासत में लेकर बस में लेकर के जाते हुए अपनी गिरफ्त में लेते हुए ये तमाम कार्यकर्ता इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस के व्यवहार को लेकर इनको आपत्ति है। इनका कहना है कि प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका गया। और देखिए इधर भी इस तरीके से पोस्टर्स लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लेकर ये लोग पहुंच गए हैं। योगी सरकार शर्म करो, इस तरीके से चारों तरफ से यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पुलिस जहां भी ये कार्यकर्ता इनको मिलते हैं उनको पकड़ करके ले जाते हैं। ये पुलिसकर्मी एक एक को हिरासत में ले रहे हैं और ये देखिए पुलिस को अच्छा खासा आज दौड़ा भी रहे हैं कार्यकर्ता। जब पुलिस पकड़ने के लिए जाती है तो ये तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो दौड़ लगा देते हैं और पुलिस को उनको पकड़ने के लिए खासी दूर तक जाना पड़ता है। उतनी देर में दूसरी तरफ से ये एक तरीके से कहें कि छापामार तरीके से ये तमाम कार्यकर्ता जो देखिए पुलिस पीछे दौड़ी और वो कार्यकर्ता पुलिस को दौड़ा रहे हैं, भाग जाते हैं और इनको हिरासत में लेने के लिए भी आज पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ये यूथ कांग्रेस का नए तरीके का प्रोटेस्ट जिसमें पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है इन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए। और लगातार ये देखिए इस तरीके से लगातार टोलियां आ रही हैं
और प्रदर्शन कर रहे हैं और चूड़ियां लेकर के आए। आप लोग चूड़ियां क्यों लेकर आए हो? आप चूड़ियां क्यों लेके आए हो? योगी तुम तो शर्म करो, शर्म नहीं तो चूड़ी पहनो, चूड़ी। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार का कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन इससे पहले विभागों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में मतभेद साफ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक एनसीपी अपने पास गृह और नगर विकास विभाग को रखना चाहता है, लेकिन शिवसेना इन विभागों को देने के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि 2022 में बीएमसी का भी चुनाव होना है और इसकी वजह से शिवसेना भी इन विभागों को अपने पास ही रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस भी अब तक विभागों के बंटवारे से खुश दिखाई नहीं दे रही। हालांकि गठबंधन का कोई भी नेता खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर रहा। वहीं बीजेपी ने इस मतभेद पर दावा किया कि गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ ग्रहण की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। नवाब सर, माना जा रहा है कि 30 मंत्री शपथ लेंगे। कितने मंत्रियों की जानकारी आपके पास? नहीं, देखिए ऐसा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल 1 बजे दोपहर में है। कितने मंत्री शपथ लेंगे ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, लेकिन 3 पार्टियों की सरकार है तो निश्चित रूप से सभी पार्टियों से प्रतिनिधि उसमें होंगे। कितने होंगे, कौन होगा, ये निश्चित रूप से पार्टी के नेता सूचित करेंगे और निश्चित रूप से कल जो शपथ विधि होगी उसमें तीनों दल के मंत्री शपथ लेंगे। पोर्टफोलियो को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। कल बाला साहब थोराट ने एक स्टेटमेंट दिया था प्रदर्शन के दौरान कि कांग्रेस खुश नहीं है क्योंकि उन्हें और अच्छे मंत्रालय चाहिए। नहीं, हमने कोई इस तरह का कोई बयान सुना नहीं है। हमें लगता है कि तीनों पार्टी की सरकार है, मिलजुल के हम लोग महाराष्ट्र के हित के लिए काम करेंगे। किसी प्रकार का विवाद हमारी जानकारी में नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने वाला है और कह तो रहे हैं कि विवाद नहीं है, लेकिन विवाद सामने आ रहे हैं गृह मंत्रालय को लेकर, नगर विकास को लेकर दोनों पार्टियों के बीच, खासकर एनसीपी और शिवसेना के बीच में। उस पर क्या कहेंगे? इन तीनों दलों में विवाद कौन से मुद्दों को लेकर नहीं है। कांग्रेस के नेता तो हर बार हर रोज कुछ न कुछ अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर करते हैं, वो बोलते रहते हैं हमारा ये नहीं हुआ, हमारा ये नहीं कहा गया। और दूसरी तरफ सरकार के जो भी झूठे फैसले, झूठे क्यों न, लेकिन जो भी फैसले हैं उसका क्रेडिट केवल शिवसेना लेना चाहती, उसको लेकर भी इन दलों में नाराजगी है, संघर्ष है। तो ये तो लगातार संघर्ष में जुटी हुई सरकार है। क्या जिस तरह से विवाद सामने आ रहे हैं, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, सरकार लंबी चलेगी लगता है बीजेपी? भाई ये सरकार चले, लोगों के लिए कुछ काम करे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं इस वक्त विधान भवन में मौजूद हूं जहां पर कल ठाकरे सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होना है और आपकी यहां पे तैयारियां दिखा देता हूं। मैं जहां खड़ा हूं मेरे पीछे जो है स्टेज जो बनाया जा रहा है, आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो स्टेज बनाने में लगे हुए हैं। ये स्टेज इसी पर कल खड़े होकर जो है जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी वो मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे। माना यह जा रहा है कि 30 लोग जो है कल शपथ लेंगे तीनों पार्टियों से मिलकर, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है क्योंकि जो पार्टी के नेता हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि कितने लोग शपथ लेंगे। जो लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुल 30 मंत्री शपथ लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है चेयर्स वगैरह भी लगा दी गई है, आप देखिए स्क्रीन भी लगाई गई है और साथ ही साथ जो है जो चेयर वगैरह है बैठने के लिए आम जनता जो कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए यहाँ पर जो है चेयर वगैरह भी लगा दी गई है। LED स्क्रीन इसलिए लगाई गई है ताकि जो लोग स्टेज पर जो है के आसपास ना पहुंच पाएं वो अपने नेताओं को जो है शपथ ग्रहण करते हुए सामने स्क्रीन पर देख सकें, क्योंकि 3 पार्टियां की सरकार यहां पर बनी है और तीनों पार्टियों के तमाम बड़े कार्यकर्ता, पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, करीब 1 महीने के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा, लेकिन अब जाके करीब 1 महीने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि कुल 30 मंत्री शपथ, लेकिन उन 30 मंत्रियों में कौन विभाग किसको मिलेगा ये कल तय हो जाएगा। और साथ ही साथ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा जो है ये जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी रहेगी कल जो है, और आज भी पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधा और साथ ही ठाकरे सरकार पर जनादेश के अपमान का आरोप भी लगाया। सुधीर मुंगटीवार ने यह भी आरोप लगाया कि शिवसेना ने किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब उसमें भी शर्तें रखी जा रही हैं। सर क्या बताना चाहेंगे जो महाविकास आघाड़ी ने घोषणा की है कर्ज मुक्ति की, आप लोगों का दावा है कि ये जनता को कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है, कैसे? देखो, ये सरकार ये एक अनैतिक दृष्टिकोण से बनी गई है, जनादेश का अपमान करके बनी हुई है
जनादेश तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी आरपीआई युति को था। सत्ता के मोह में इन्होंने अपने विचारों को और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का जो कांग्रेस विरुद्ध विचार था, देश हित का, राष्ट्र हित का विचार था, उसको समाप्त कर दिया। इनको अब महाराष्ट्र की जनता नहीं दिखती है सीएम की कुर्सी, कॉमन मैन इन्हें नहीं दिखता। इनको सीएम बनना यही सपना था, सपना पूरा हो गया। सही तो इन्होंने किसान के सामने समक्ष खड़े रह के कहा था हम सरसकट कर्ज माफी करेंगे, सरसकट तो की नहीं। फिर कहा 2 लाख की कर्ज मुक्ति, चलो ठीक है, दूध नहीं तो छाछ सही, मगर अब कंडीशन लगा दी कि 2 लाख के ज्यादा कर्ज होगा तो हम नहीं देंगे, पुनर्गठन नहीं होगा। एमपी के इंदौर में नगर निगम ने एक अवैध इमारत को विस्फोट करके गिरा दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये इमारत जो विस्फोट कर गिराई गई। मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि इमारत अवैध थी और इस इमारत को विस्फोट कर नगर निगम की तरफ से गिरा दिया गया। देखते देखते ब्लास्ट में धराशायी हो गई ये इमारत, जो कि अवैध बताई जा रही है। नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने इस इमारत को अवैध पाया और ये इमारत 4 मंजिला बताई जा रही है, जिसमें ब्लास्ट किया गया। विस्फोट के जरिए इस इमारत को गिरा दिया गया। तो अवैध बिल्डिंग थी ये और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस अवैध बिल्डिंग को गिरा दिया। ये देखिए किस तरीके से एक धमाका और देखते देखते धराशायी हो गई ये इमारत। इमारत 4 मंजिला थी जिसे गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में यह इमारत अवैध पाई गई थी, जिसे गिराने की कार्रवाई हुई। राजस्थान के कोटा में जेके लोन अस्पताल में 2 दिन में 10 बच्चों की मौत पर सीएम अशोक गहलोत के संवेदनहीन बयान पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोला। वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी गहलोत के बयान की निंदा की। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 2 दिन में 10 बच्चों की मौत हो गई। यही नहीं, 1 महीने में वहां 77 बच्चों की मौत हो चुकी है। कोटा में एक इशू हो रहा है, जेके लोन अस्पताल में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, उसके बाद से अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपने भी उस पर पीड़ादायक आपका बयान आया था। मैं अभी जेके लोन अस्पताल और न्यू मेडिकल दोनों जगह जाऊंगा। वहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर क्या व्यापक इंतजाम की आवश्यकता है, जहाँ आवश्यक होगा राज्य सरकार को भी बताया जाएगा, ताकि भविष्य के अंदर इस तरीके की नवजात शिशुओं की मृत्यु का जो संख्या आंकड़ा है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसका कैसे इलाज, उपकरण, व्यवस्था की जा सकती है, इसके बारे में वहाँ हालात देखने के बाद निश्चित रूप से जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोला और कहा, बच्चों की मौत तो होती रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं। प्रदेश के मुखिया का ये बयान सुनकर मन बहुत आहत हुआ। ये कथन उन माओं के जख्मों पर नमक है जिनकी कोख कोटा के जेके लोन अस्पताल में सरकारी लापरवाही के कारण सुनी हुई। बच्चों की मौत पर सीएम अशोक गहलोत ने पहले की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा था कि अस्पताल में बच्चों की मौत होती ही रहती है। मौत एक भी होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है, बच्चे की मौत होना। पर मौतें 1500 भी हुई है एक साल के अंदर, 1400 भी हुई है, 1300 भी हुई है, इस साल करीब लगभग 900 हुई है। पर 900 क्यों हुई है, क्यों हो, मौत एक भी नहीं होनी चाहिए। तो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, हर अस्पताल के अंदर 3, 4, 5, 7 मौतें होती है, प्रतिदिन होती है। कोई नई बात नहीं, जयपुर में भी होती है। मैंने पूरी तरह वहाँ जांच करवाई है, एक्शन भी कम कर रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी को महिलाओं के पीछे छिपने की आदत हो गई है। इस दौरान नवाब मलिक ने एक्सिस बैंक के खातों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को दूसरे बैंक में शिफ्ट किए जाने के मामले में भी सफाई दी। अमृता फडणवीस का थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी आया है, खासकर बैंकों का जो अकाउंट, पुलिस वालों का जो अकाउंट है बैंक में, एक्सिस बैंक में, उसे शिफ्ट किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारियों का अकाउंट है उसे शिफ्ट किया जा रहा है। उसको लेकर एक ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि अगर महाराष्ट्र में खराब लीडर नेता मिले हैं तो महाराष्ट्र का दुर्भाग्य ही। देखिए, मुख्यमंत्री जी की पत्नी के नाते वे एक्सिस बैंक में काम कर रही थी।
अगर किसी बैंक में कोई मुख्यमंत्री की पत्नी काम करती है और उस बैंक को लेकर सारा कारोबार बैंक में चला जाए तो कहीं ना कहीं ये क्विड प्रो क्वो है। जो महाराष्ट्र का विधि व न्याय विभाग है उसका स्पष्ट आदेश है कि सरकारी विभाग के खाते सरकारी बैंकों में रहे। हम आपको जानकारी देते हैं कि महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी थे सुखतनकर जी, उनके बेटे HDFC में काम करते थे और साई बाबा ट्रस्ट का पैसा वहाँ HDFC में चला गया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हमें लगता है नैतिकता होती तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते। जिस तरह से अमृता फडणवीस लगातार सरकार को टारगेट कर रही है, मुख्यमंत्री को टारगेट कर रही है और अब एक्सिस बैंक को लेकर ट्वीट कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री ज़्यादा एक्टिव वही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ट्रेंड शुरू हो गया महिलाओं के पीछे छुपने का। पार्लियामेंट में भी मोदी जी भी महिलाओं के पीछे छुप रहे थे, देवेंद्र जी भी पत्नी के पीछे छुप रहे हैं। हमें लगता है वे राजनीति में तो स्वयं राजनीतिक बात करें और अपनी पत्नी के पीछे ना छुपे, हम उन्हें सलाह देते हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक के महिलाओं पर दिए बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया और आरोप लगाया कि एनसीपी नेताओं में सभ्यता की कमी है। वहीं एक्सिस बैंक मामले में माधव भंडारी ने साफ किया, 2005 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार के समय एक्सिस बैंक में खाते खुलवाए गए थे, जिसे अब हटाने पर उन्हें जवाब देना चाहिए। नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता है, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी के नेता जो है वो महिलाओं के पीछे छिप रहे हैं, अगर उन्हें राजनीति करनी है तो सामने आके करें। इस पर रिएक्शन के लिए हमारे साथ माधव भंडारी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सर, सबसे पहले इस बयान को कैसे देखते हैं? एक तो ऐसा है कि नवाब मलिक कहीं कभी भी सभ्यता से बात करने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो इस बयान को भी मैं उसी तरीके से देखता हूँ। अमृता फडणवीस लगातार इस मामले में ट्वीट करते जा रही हैं, तो बीजेपी के नेता लगातार फडणवीस जी इनके पीछे छिप रहे हैं, मोदी जी पहले से महिलाओं के पीछे छिपते रहे हैं। एक तो ऐसा है कि एक्सिस बैंक का भाजपा का कोई संबंध नहीं है। एक्सिस बैंक एक स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र संस्था है और उसको अपने बारे में अगर कुछ कहना होता होगा एक्सिस बैंक कहेगी, भाजपा को उसके बारे में बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक एक्सिस बैंक के खातों का मुद्दा है, तो ये खाते तो 2005 में वहाँ खुले गए थे, तो 2005 में कौन सत्ता पर था? 2005 में जो वित्त मंत्री था, 2005 में जिनके पास GAD था, उनसे नवाब मलिक पूछे भाई क्या किया आपने? और 2005 में जिन्होंने खाते खोले थे उनमें से ही कई लोग अगर आज खाते बदल रहे हैं तो उस वक्त खाते क्यों खोले थे और आज खाते क्यों निकाल रहे हैं? इनका जवाब तो उनको देना है, हमारा कोई संबंध नहीं उससे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान -4 डिग्री पर जा पहुंचा। भीषण सर्दी की वजह से डल झील का पानी पूरी तरह जम गया। पानी के ऊपर बर्फ की एक मोटी परत जमी दिखाई दी, जिसकी वजह से वहां चलने वाली नाव को रोक दिया गया। श्रीनगर में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग अपने घरों में रहने को मजबूर दिखे। ज्यादातर इलाकों में सड़कें भी सूनी नजर आईं। कश्मीर में पारा लगातार गिर रहा है। रात का तापमान आज -6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो श्रीनगर का था, और साथ ही गुलमर्ग और पहलगाम में भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। आज पारा गिरने की वजह से डल लेक की ऊपरी परत जो है वो जम गई और ये है इस वक्त डल लेक का नज़ारा। वर्ल्ड फेमस डल लेक फ्रीज हो गया है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो शिकारा हैं उनको भी काफ़ी मुश्किल आती है चलने में। यहाँ पे ये कोहरा तोड़ना पड़ता है और उसके बाद शिकारा चल पा रहे हैं। तो ये है ऊपरी परत। हालांकि इस वक्त धूप है, लेकिन उसके बावजूद भी परत जो है ऊपरी ये जम गई है और अभी ये समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और पारा गिर सकता है, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में डल लेक पूरी तरह से जमने की आशंका जताई जा रही है। ये फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, ये पूरा जो है कोहरा लगा हुआ है डल लेक में और यहाँ पे टूरिस्ट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है, लेकिन बहुत कम टूरिस्ट्स आज डल लेक में है। शदीद सर्दी है, लोगों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बिजली ज़्यादा गुल हो जाती है जब सर्दी बढ़ जाती है, जब बर्फ़बारी होती है। हालांकि 2-3 दिनों के बाद फिर से बर्फ़बारी की आशंका जताई गई है। जो मेट डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि 3 दिन के बाद यहाँ पे बर्फ़बारी हो सकती है श्रीनगर और बाकी बालाई इलाकों में, लेकिन लगातार तापमान गिरता जा रहा है और कोल्डेस्ट नाइट जो थी वो कल रात के दौरान कोल्डेस्ट नाइट 6.2 माइनस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। लेह में भी या करगिल में भी ज़बरदस्त सर्दी है। ख़ासतौर से जो द्रास है, द्रास में -30.2 तक दर्जे हरारत गिर गया है। गुलमर्ग में कुछ दिन पहले -14 डिग्री था, पहलगाम में -12 डिग्री था। तो ऐसे में इस तरह का नज़ारा बना हुआ, ये आप देख सकते हैं।
फ्रीज जो पानी हो जाता है, उसके साथ साथ जो यहाँ पे ज़मीन है या जहाँ पे जो घास है कहीं पे भी उस पे इस तरह का जो बर्फ़ रात को जम जाती है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कश्मीर घाटी में सर्दी कितनी है। लेकिन डल लेक का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। डल लेक की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब इस तरह का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन टूरिस्ट्स की कमी की वजह से कहीं ना कहीं हाउस बोट ओनर जो हैं डिसअपॉइंटेड हैं। कैमरामैन मुश्ताक वार के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में तापमान लगातार गिर रहा है। रात के दौरान श्रीनगर में -6.2 दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीज़न का लोवेस्ट दर्जे हरारत है। और आज आप देख सकते हैं डल लेक में जो पानी है वो जम गया है। डल लेक की जो ऊपरी परत है वो जम गई है और ये नज़ारा है इस वक्त डल लेक का। डल लेक दुनिया भर में मशहूर है, एक टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से डल लेक का पानी फ्रीज़ हो गया है। हालांकि टूरिस्ट्स इस चीज़ का नज़ारा लेते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा टूरिस्ट्स यहाँ पे नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं पहले ये परत जो है तोड़नी पड़ती है, जो कोहरा लगा है डल लेक में, उसके बाद शिकारा चल पा रहे हैं। तो फ़िलहाल लगातार दर्जे हरारत जो है, पारा जो है वो गिरता जा रहा है और आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से गर्मी का इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ पे आग जला के लोग गर्मी का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात में लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हालांकि कश्मीर घाटी में मौसम जो है इसी तरीके का रहता है विंटर में, लेकिन इस बार जो लगातार पारा गिरता जा रहा है और यहाँ पे टूरिस्ट्स भी हमें कुछ देखने को मिल रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह का नज़ारा वो यहाँ पे देख रहे हैं। आप हमें बताइए, आपने देखा डल लेक जो है पूरा जम गया है ये वाला एरिया, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। आप बताइए यहाँ पे कब आए आप और आज आप डल लेक के साथ में हैं, वर्ल्ड फेमस डल लेक है, और आप बताइए कहाँ से हैं और यहाँ अभी क्या देखें? हम यूपी से आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड के लिए बर्फ देखने के लिए आए हुए थे। अच्छा तो इस तरह का नज़ारा कभी देखा है जैसे पानी पूरा जम गया है? फर्स्ट टाइम तो जिस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट्स जो आए हैं वो कह रहे हैं कि पहली बार उन्होंने इस तरह का नज़ारा देखा है। तो ये है आज डल लेक का नज़ारा और लगातार पारा गिरता जा रहा है और द्रास में भी -30.2 तक दर्जे हरारत था और साथ ही गुलमर्ग में तकरीबन 14 डिग्री तक पहुंच गया है टेम्परेचर, -14 डिग्री। और इसी तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर गिरता जा रहा है। तो आप देखना होगा, क्योंकि चलाई कलान शुरू होगा 21 दिसंबर को, जो 40 दिन शदीद सर्दी के होते हैं। तो ऐसे में आप देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितना दर्जे हरारत गिर जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई भारी बर्फबारी के बाद अब वहां पर्यटकों की भारी भीड़ जुट गई है। वहां तापमान -2 डिग्री में जा पहुंचा, लेकिन इसके बाद भी ऐसा लगा मानो वहां गर्मी का मौसम हो। और बताया गया कि इस बार वहां लाखों की तादाद में पर्यटक पहुंचे हैं, जिससे वहां कारोबार करने वाले लोगों में बेहद खुशी है। पर्यटक भी मनाली पहुंचकर बेहद खुश नजर आए। मनाली की मॉल रोड में इस दौरान कई पर्यटक आइसक्रीम खाते हुए भी दिखाई दिए। तो अलाव के जरिए ठंड से बचने की कोशिश, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद जो मौसम बना हुआ है उसका लुत्फ लेते हुए सैलानी नजर आए। बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से वहां के कारोबारियों में भी खुशी है, क्योंकि उनके कारोबार में भी इजाफा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। ये बहुत बढ़िया वेदर है और सोलांग वैली में बर्फ दिखने के लिए मिला है और यहाँ पे बहुत प्लेजेंट वेदर है और मैं चाहता हूँ कि इंडिया का सब टूरिस्ट यहाँ पे आए। सर्दी का कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि गर्मी का मौसम चला है और लाखों के हिसाब से टूरिस्ट जो इस वक्त मनाली में है और बहुत मजा आ रहा है इस साल। चीन के जिलिन में शुरू हुई एक शीतकालीन खेल प्रतियोगिता में हजारों छात्रों की भीड़ जुटी। इस प्रतियोगिता का मकसद कड़ाके की ठंड में भी छात्रों को फिट रहने के लिए जागरूक करना था, जिसमें देश भर से करीब 2000 छात्र शामिल हुए और उन्होंने बर्फ पर खेले जाने वाले कई गेम्स में हिस्सा लिया। इस दौरान कई बच्चे स्कीइंग और रस्साकशी भी करते हुए दिखाई दिए। 27 दिसंबर से शुरू हुई ये खेल प्रतियोगिता 10 जनवरी तक चलेगी। खेल प्रतियोगिता के साथ ही वहां एक कार्निवाल का भी आयोजन किया गया। कार्निवाल में बर्फ से बनी शानदार इमारतों ने लोगों का ध्यान खींचा। रंग बिरंगी रोशनी से नहाई ये खूबसूरत इमारतें देखने में महलों की तरह लग रही थी। कार्निवल में बच्चों के साथ बड़ों का दिल बहलाने के लिए भी कई तरह के इंतजाम किए गए, जिसकी वजह से वहां चीन के साथ विदेश से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में एक टोल प्लाजा पर कुछ दबंगों ने टोल कर्मचारियों की पिटाई कर दी। आरोप है कि वो लोग बिना टोल टैक्स दिए वहां से जबरदस्ती जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब टोल कर्मियों ने दबंगों की गाड़ियों को बिना टोल टैक्स दिए वहां से जाने से रोका तो वो आग बबूला हो गए और टोल कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया।
सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि आरोपियों ने वहां मौजूद एक टोल कर्मी की बंदूक छीन ली और उसी से उसकी पिटाई करने लगे। उस पर खूंसे भी बरसाए। किसी तरह वो टोल कर्मी वहां से अपनी जान बचाकर भागा और इसके बाद बिना टोल दिए दबंगों की कई गाड़ियां बैरिकेड्स को तोड़ते हुए टोल प्लाजा से निकल गई। आरोप है कि मारपीट करने वाले कुछ दबंगों के पास हथियार भी मौजूद थे, जिन्हें दिखाकर वो टोल कर्मियों को धमका भी रहे थे। ये पूरी घटना जोधपुर के फलोदी में NH 11 पर बने टोल प्लाजा की है। बिहार के भागलपुर में टोल प्लाजा से एक बदमाश रुपयों से भरा बॉक्स लूटकर फरार हो गया। बताया गया कि बदमाश ने टोल कर्मचारी बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी, जिससे कर्मचारी डरकर वहां से भाग गया और फिर बदमाश ने खिड़की से वहां रखा रुपयों से भरा बॉक्स लूट लिया। तस्वीरों में साफ दिखा कि कैसे हाथ में बंदूक पकड़े बदमाश ने खिड़की से घुसकर पहले नोटों की एक गड्डी उठाई और फिर वहां रखा बॉक्स भी उठा लिया। इस दौरान वहां से कई ट्रक वहां पर खड़े हुए थे। एक आदमी भी वहां पर मौजूद था, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, बदमाश वहां से फरार हो गया। टोल प्लाजा के उस बॉक्स में 1 लाख रुपए का कैश होने का दावा किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बदमाश को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। जो भी ये अपराधी है उसको डिटेक्ट करना कि कौन है, पहचान करना, आइडेंटिफाई करके गिरफ्तारी करने के लिए और जो भी लूटी हुई राशि है उसको बरामद करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दे दिया गया। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक आदमी और उसका बच्चा बाल बाल बच गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में आदमी चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश करता दिखा और जैसे ही आदमी ने चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाई, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। अपने पिता को देख बच्चे ने भी चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। प्लेटफॉर्म पर गिरते ही आदमी प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में बची खाली जगह में जैसे ही गिरने वाला होता है, तभी वहां मौजूद आरपीएफ का एक जवान, जिसका नाम सतीश कुमार बताया जा रहा है, वो उसे पकड़ लेता है, जिससे वो आदमी नीचे गिरने से बच गया और उसकी जान बच गई। हादसे का ये वीडियो 28 दिसंबर का बताया जा रहा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कल इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के उद्घाटन के समारोह के दौरान प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब पर भाषण को रोकने की कोशिश का आरोप लगाया। कन्नूर में आयोजित इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के दौरान राज्यपाल खान ने इरफान हबीब पर भाषण में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। अपने ट्वीट में खान ने कहा कि इरफान ने उनसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को कोट करने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए गोडसे का जिक्र करने के लिए कहा। मंच पर हुए हंगामे से नाराज राज्यपाल ने कहा कि मैं अपने भाषण में किसको कोट करूं और किसको नहीं, ये मैं तय करूंगा। You have come with an agenda. You have a leading thought. You can't shout me down. You have come with an agenda. You have a leading thought. You can't shout me down. नागरिकता कानून का समर्थन करने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपनी पार्टी की एक विधायक रमाबाई परिहार को निलंबित कर दिया। मायावती ने रमाबाई परिहार को निलंबित करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम किया है। मायावती ने रमाबाई परिहार के पार्टी के किसी कार्यक्रम में भी शामिल होने पर रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि ना तो वो और ना ही समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता एनपीआर फॉर्म भरेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता बचाए रखने के लिए बीजेपी लोगों के साथ अन्याय कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नहीं तय कर सकती कौन भारतीय है कौन नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो पहला मैं हूंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा। अगर आज साथ दोगे कि नहीं दोगे सवाल ये है। हम नहीं भरते एनपीआर, क्या करेंगे आप बताओ? भरोगे आप? और नहीं भरोगे तो हम आप सब निकाल दी जाओगे। हम तो नहीं भरेंगे, बताओ भरोगे आप? इसलिए जितने भी भारत के लोग हैं, पहले भारत बचाओ और इन लोगों से बचाओ जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं।